हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, बल तथा दाब। देखो, बल और तथा दाब में क्या अंतर होता है ये जान लेते हैं। बल क्या होती है? जब हम किसी वस्तु को अपने बल के द्वारा उठाते हैं, यानी कि किसी भारी वजन को हम अपने से उठाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हम उसमें बल लगा रहे हैं, तब जाके हम उस वस्तु को उठा पा रहे हैं। और दाब क्या होता है? जैसे हमने कोई भी टेबल ली और उसको खिसकाया या उसमें खिसकाने पर जो दाब लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हम बल देख लेते हैं। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु पर आरोपित करती है। बल के प्रयोग हेतु कम से कम दो वस्तुओं के मध्य क्रिया होना आवश्यक है। बल द्वारा वस्तु को स्थिर अवस्था से गतिमान किया जा सकता है। जैसे ये देखो, ये हमने दो व्यक्ति लिए, दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? ये आपस में क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। एक तरफ से धक्का वो लगा रही है, एक तरफ से धक्का हम लगा रहे हैं, पर अंतर क्या होता है? अगर हम हमारा समान वजन है या हम समान हाइट के हैं तो धक्का कैसे लगेगा? मतलब हम उस पर प्रेशर डाल रहे हैं पर शायद वो खिसके ना। अगर वो हमसे उम्र में ज्यादा है या लंबाई में बड़ा है तो क्या हो सकता है? हम उससे पीछे खिसक जाए। तो इसी को हम कहते हैं बल और दाब। ठीक। बल में परिणाम और दिशा होती है तथा ऐसा ही पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। अब चलते हैं बल यानी दाब। दाब यानी बल का प्रभाव। इसको देख लेते हैं। समान बल लगाने पर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने से बल का प्रभाव बढ़ जाता है। अगर संपर्क तल जो है वो कैसा है? क्षेत्रफल समान होता है तो उसका बल कैसा होता है? बढ़ जाता है। तथा संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने से बल का प्रभाव घट जाता है। देखो, ये क्या कर रहा है? ये अपने भैंस को खींच रहा है। ठीक है। अगर उसका बल ज्यादा है तो ये क्या कर रहा है? अपने बल से ये क्या कर रहा है? अपना बल लगा रहा है उसको खींचने पर। तो वो जब खींचेगी तो वो क्या करेगी? वो गति करेगी। ठीक है। इसी तरीके से ये फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल में भी उसका क्या लग रहा है? बल और दाब दोनों यूज हो रहे हैं। ठीक है। वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। ठीक है। अब ये देखते हैं, ये हमने क्या ली है? ईंट। क्या ली है बेटा? ईंट। ठीक है। इसको हमने क्या किया है? लंबवत रखा है, मतलब कि इसको हमने चौड़े स्थान पर रखा है जो कि बालू में रखा हुआ है। तो इसका जो क्षेत्रफल का जो दाब होगा वो कम होगा, और हम इसको लंबे में रखेंगे तो इसका दाब बढ़ेगा क्योंकि वो उसके अंदर धस जाती है। ठीक है। अब चलते हैं दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव। दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव कैसे होता है? हम मार्केट जाते हैं, कई वस्तुओं को खरीदते हैं और उस वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें किसका प्रयोग, मतलब खरीदने पर उसे लाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? बल और दाब का दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हमने एक स्थान पर सब्जियां तुलवाई और सब्जी तुलवाने के बाद हम क्या करेंगे? वो हमारे साथ आसानी तो नहीं आएगी, तो हम उसको उस थैली को उठाएंगे और उस थैली को उठाने पर जो हमारा दाब लगेगा उसी को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और दाब का भी प्रभाव बढ़ता है, तो यानी कि उस वजन को हमने उठाया। ठीक। अब सब्जी और फल को पैनी छुरी से काटने पर आसानी से कट जाती है। अब इसमें क्या हो रहा है? हमने सब्जी ली और हमने पैनी छुरी से उसको आसानी से काट दिया क्योंकि उसमें क्या नहीं लग रहा? हमारा दाब नहीं लग रहा। अगर हम उसको तोड़ते हैं तो हमारा उसमें दाब ज्यादा लगेगा, हमारी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। और उसे किसी आसान तरीके से हम तोड़ते हैं या काटते हैं तो वो आसानी से कट जाती है। दफ्ती में एक नुकीली पिन से छेद करने पर आसानी से छेद हो जाता है, और अगर हम उसको कैसे करेंगे? उस पर मारते जाएंगे तो आराम से छेद नहीं होगा। अगर हम उसमें किसी नुकीली चीज से छेद करते हैं तो आसानी से छेद हो जाता है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के आसपास जो भी दाब लग रहा है वो किसके द्वारा लग रहा है? वायुमंडल के द्वारा लग रहा है। ठीक है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे वायु दाब भी कहते हैं। देखो, ये क्या जला रहा है? कैंडल जला रहा है, यानी ये मोमबत्ती जला रहा है। अगर ये खुले में जल रही है यानी कि इसको ऑक्सीजन मिल रही है। अगर ऑक्सीजन मिलती है, इसमें वायु का दाब लग रहा है तो ये मोमबत्ती जलेगी।
और अगर इसको बोतल से ढक दिया जाए, ग्लास से ढक दिया जाए, तो आसपास का जो वायु दाब हो जाता है वो कैसा हो जाता है, घट जाता है। और घटने के बाद वो मोमबत्ती कैसी हो जाती है, वो बुझ जाती है। तो इससे पता चलता है कि वायुमंडल में कितना दाब लग रहा है। अब चलते हैं वायु दाब के उपयोग। ठीक, अब वायु दाब के उपयोग हम कैसे करते हैं? जल पंप, यानी कि आपने जगह जल पंप, साइकिल पंप, फुटबॉल पंप आदि कार्यविधि वायु दाब पर आधारित है। जैसे आपने फुटबॉल देखी होगी, जब फुटबॉल पिचक जाती है तो हम किसके द्वारा इसमें वायु भरते हैं? पंप के द्वारा भरते हैं। और पंप कैसी होती है आपकी? आपने देखा होगा कि एक इस तरीके की पंप होती है, ठीक है, इसमें एक हैंडल होता है और एक छोटा सा पाइप जाता है, और इस पाइप के द्वारा जब हम इसको पंप करते हैं तो क्या बनता है? दाब बनता है। दाब बनने पर उसमें क्या बन रही है? वायु बन रही है। वायु बनने के बाद वो किस में जा रही है? आपके फुटबॉल में जा रही है। तो फुटबॉल के अंदर जो वायु का दाब भरा गया है वो पंप के द्वारा भरा गया है। इसी तरीके से साइकिल में जो हवा भरती है वो किसके द्वारा भरती है? पंप के द्वारा भरती है। ठीक है, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में, इनमें टायर में हवा जरूर चाहिए होती है, इसी को हम वायु दाब कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो, आपने आसपास घरों में देखा होगा इस तरीके का इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, सामान्य भाषा में तो इसे हम बोलते हैं खेचू या हेड पंप। तो हेड पंप से पानी कैसे निकलता है? जब हम इसका हैंडल को ऊपर नीचे करेंगे तो उसमें वायु दाब बनेगा, और वायु दाब बनने के बाद पानी में प्रेशर बनेगा, पानी को ऊपर खींचेगा। ऊपर खींचने के बाद हमें पानी बाहर आते हुए मिलता है, क्योंकि उसमें वायु दाब का कार्य हो रहा है। अब चलते हैं घनत्व पर। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन में के अनुपात को, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। जो भी किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु होती है, हम उसका क्या निकालते हैं? द्रव्यमान और आयतन निकालते हैं, और जो द्रव्यमान और आयतन निकलता है उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वस्तु का घनत्व कहते हैं। उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है? किसी वस्तु को किसी द्रव्य में डुबाने पर उसके भार में कमी प्रतीत होती है। जैसे कि पहले देख लेते हैं, फिर एग्जांपल देके समझाती हूँ। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूब जाती है तो उसे भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यही कमी उस वस्तु द्वारा घटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। ठीक है, वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने वाले वस्तु तैरती है। अब देखो, हमने एक टब लिया और इसमें हमने क्या डाला? पानी डाला। ठीक है, पानी डालने के बाद हमने इसमें कुछ वस्तु डिबो दी, और जब हम कोई भी वस्तु डबो रहे हैं तो इसका जो भार होता है वो कैसा लगता है? कम लगने लगता है। जैसे हम कभी कभी स्विमिंग पूल में जाते हैं तो हम ऊपर की ओर उठने लगते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये है कि उसका जो घनत्व है, यानी कि उसका जो भार है वो घटने लगता है, और इसी वजह से पानी में जो वस्तु होती है वो तैरने लगती है। इसी तरीके से एक और चीज देख लेते हैं। किसी बर्तन की तली में पानी द्वारा लगाए जाने वाले बल पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। अब जैसे इसमें क्या लगा हुआ है? फूला हुआ गुब्बारा लगा हुआ है। इस ट्यूब में फूला हुआ गुब्बारा लगा हुआ है और यहाँ पे जल भरा हुआ है। जब हम इसमें को फुलाएंगे, ठीक है, अधिक फूला हुआ गुब्बारा जल, यानी कि जितना गुब्बारा फूला होगा उतना ही जल इसके ऊपर आएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, बल और दाब कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब चलेंगे प्रश्न उत्तर पर। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है। पहला है आ न्यूटन मीटर, ब किलोग्राम, स जूल, और फिर दा है न्यूटन प्रति मीटर सेकंड। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? दा। ठीक है, फिर आ जाता है आपका, यदि किसी वस्तु को जल से पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल
वस्तु के भार से कम है तो क्या हो जाएगा, वस्तु जल में डूब जाएगी। ठीक है, उसका भार कम है तो क्या हो जाएगा, वो जल में डूब जाएगी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला। वस्तु सतह पर तैरेगी, वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आंसर, आपका आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु जल में डूब जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी, जल में डूब जाएगी। नेक्स्ट है ग, मात्रक यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्य, गति ऊर्जा, दाब, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा दाब। क्या हो जाएगा आपका, दाब। ठीक, नेक्स्ट है, यदि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह पारे में भर दे तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान होगा, कितना होगा, तो 13.6 किलोग्राम, 136 किलोग्राम, 1360 किलोग्राम या 13,600 किलोग्राम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13,600 किलोग्राम, सॉरी, क्या, 13,600 किलोग्राम। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो रिक्त स्थान देख लेते हैं। किसी तल पर लगने वाले अभिलंबित बल को दाब कहते हैं, क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। खा, चाकू को रेत कर इसकी धार के क्षेत्रफल को कम करते हैं, क्या करते हैं, कम करते हैं। गा, समुद्र तल पर सामान्य स्थिति में वायुमंडलीय दाब 76 सेमी पारे के स्तंभ के बराबर होती है। ठीक है, स्तंभ के बराबर होती है। फिर नेक्स्ट है, वस्तु का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस जल के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। ठीक है, डा है, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। तो आपके ये रिक्त स्थान पूरे हो गए। अब चलते हैं निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सम्मुख सही और गलत कथन के सामने गलत लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। का, बल में परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती। तो आंसर गलत है। ठीक है, बल में परिमाण होता है पर दिशा नहीं होती, ये गलत है। खा, पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, किसी नियत स्थान पर वायु दाब अलग अलग समय पर परिवर्तित हो सकता है, बिल्कुल सही है। द्रव बर्तनों की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में दाब नहीं डालता है, बिल्कुल गलत है। ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी वस्तु को द्रव में डुबाने पर उसका भार बढ़ जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। लगभग उसका क्या होता है, भार कैसा होता है, घटने लगता है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए, एक शब्द में देने हैं। पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाए गए आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाले अभिलंबित बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। ठीक, फिर आ जाता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में से लिखिए। ठीक है, तो जल पंप में कितने
बाल होते हैं, प्रत्येक का कार्य स्पष्ट करें। ठीक है, बाल पूछे तो जल पंप में 2 बाल्ब होते हैं। ये बाल्ब पानी को पंप की नली से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पानी को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? इसके आधार पर प्लावन का सिद्धांत स्पष्ट करें। ठीक है, उत्प्लावन किसी तल यानी द्रव या गैस के आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लाने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है, किसी डूबी हुई वस्तु को ऊपर की ओर लाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। प्लावन का सिद्धांत, जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। इसे प्लावन का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है जब कोई वस्तु किसी द्रव के पूर्णतः या आंशिक रूप में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। ठीक है, उसके भार में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। किसके? हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? तो ये देख लेते हैं। पिन को नुकीला बनाने से इसका क्षेत्रफल कम होता है जिसके कारण दाब में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? दाब में वृद्धि हो जाती है, इसीलिए हम इसको नुकीला बनाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 पद और बाईं ओर के पदों के अनुसार बाईं ओर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। बल अनुपात न्यूटन अनुपात वायु दाब अनुपात न्यूटन मीटर सेकंड। ठीक है, फिर आ जाता है दाब अनुपात दाब पास्कल बल न्यूटन। ठीक है, फिर गा है क्षेत्रफल वर्ग मीटर आयतन, फिर आ जाता है आपका घन मीटर। यदि W1 तथा W2 क्रमशः वस्तु के भार तथा उत्प्लावन बल होता है तो W1 है ना, और ये आपका सिंबल दिया है बड़ा, फिर W2 वस्तु तैरेगी। ठीक है, फिर W1 इधर छोटे का सिंबल आ गया तो W2 तो वस्तु डूबेगी। ठीक है, मतलब कि अगर इधर ज्यादा भार होगा तो वस्तु क्या होगी? यानी कि इधर कम भार होगा तो तैरेगी और इधर भार ज्यादा होगा तो डूबेगी। फिर आ जाते हैं संपर्क तल का क्षेत्रफल कम दाब अधिक, फिर संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक दाब कमी। ठीक है, तो आपका ये आंसर यानी कि क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।